आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर 10वीं के छात्र की हत्या से सनसनी फैल गई है। एक छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 10वीं के छात्र की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े गोली मारकर छात्र की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है पुराना विवाद, जिसके चलते दबंगों ने छात्र की हत्या कर दी। ये छात्र मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। थाना पुबाया के कुंवरपुर जब्ती गांव की घटना है। दिन दहाड़े छात्र की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही है। मामा के घर पर रहकर ये छात्र पढ़ाई कर रहा था। 10वीं का छात्र बताया जा रहा है, जिसकी हत्या कर दी गई है। कुंवरपुर जब्ती गांव की घटना है। बड़ी खबर, छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। तो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मामले की छानबीन की जा रही है। और हमारे सहयोगी अमित सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, छात्र की हत्या किस तरह से की गई, क्या जानकारी है, क्या वजह रही? देखिए साथियों को आपको बताते घटना थाना पुबाया क्षेत्र के कुंवरपुर जब्ती गांव की है। बताया जा रहा है कि अपने मामा के घर रहकर 10वीं में पढ़ने वाले जो छात्र था अपूर्व अवस्थी, वो गांव में ही पढ़ाई कर रहा था। आपको बताते कि कुछ लोगों से उसका पहले से विवाद चल रहा था, जिसको चलते उन लोगों ने गोली मार दी। आपको बताते कि गाँव के ही रहने वाले अरुण मिश्रा, आलोक मिश्रा और अमित समेत आधा दर्जन लोग उसके पास आए, उसकी पिटाई कर, जिसके बाद उसके सीने पे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। फिलहाल जो परिवार वाले थे वो अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित किया। तो वही जो पुलिस के आला अधिकारी वो मौके पहुंचे और जांच कर रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमें सूचना मिली है कि एक बालक को, किशोर है, किशोर था, और उसके रिश्ते में मामा लगते हैं। दो लोगों ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर के किसी पुराने जमीनी विवाद में गोली मार दिया सीने पर, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपित किए जा रहे हैं उनके लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक संपन्न हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रीफिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम कैसे उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्लानिंग को और बेहतर हम बना सकें, जिससे प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस दिशा में आगे बढ़ा है, उसमें हम लोग नई सोच के साथ देश के सामने कुछ मॉडल प्रस्तुत कर सके। एक अच्छी शुरुआत है और मेरा विश्वास है कि ये 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स यहां आने वाले समय में एक्सप्रेस वे की तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बीडा की प्रोग्रेस के बारे में भी आज काफी चर्चा हुई थी और मुझे मेरा कहना है कि जितनी तेजी के साथ हम बढ़ सके, हमें मैन पावर देना चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए, जैसे भी हो सकता है। हमारे जितने भी अथॉरिटी हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए अन्य अथॉरिटीज हैं, इन सब को हमें मैन पावर पहली शर्त होती है रिफॉर्म करने के लिए और उसके परफॉर्म के लिए। परफॉर्मेंस की पहली शर्त हो सकती है आप उनको सिचुएशन के लक्ष्य तक, मैन पावर की सिचुएशन को आप पूरा करिए और उस दिशा में हमें आगे बढ़ते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। आज के इस अवसर पर मैं इस यूपीडा के द्वारा प्रारंभ किए गए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर के लॉन्चिंग के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग प्रदेश में आने वाले निवेशकों की भावनाओं के अनुरूप इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
तो योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक और बड़ी बैठक संपन्न हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना ब्रीफिंग करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। क्लस्टर्स लॉन्चिंग कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं तमाम कार्यक्रमों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कातिल पूजा की। 29 साल की पूजा जाटव की कहानी अपराध, लालच और धोखे का एक ऐसा जाल जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। पहले पति को गोली मारकर हत्या की और फिर देवर के साथ लिव इन में रही, फिर उसकी भी हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद जेठ के साथ शादी कर ली। सास पसंद नहीं थी तो उसकी भी हत्या कर दी। आपको बताते हैं पूजा की पूरी काली कुंडली। देखिए होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट। इंदौर की सोनम की कहानी अगर आपको खौफनाक लगती हो तो थोड़ा रुकिए। झांसी की पूजा जाटव से आपको मिलवाते हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है पूजा जाटव के कारनामे। हत्या, साजिश, विश्वासघात और अवैध संबंधों की एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जिसे देखकर, सुनकर, जानकर आपका सिर चकरा जाएगा। एक 29 साल की औरत पूजा ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि पुलिस का भी सिर घूम गया। झांसी की पूजा की खौफनाक कहानी। मुस्कान और सोनम से भी 4 कदम आगे। पति से लेकर सास, कत्ल का लगातार सिलसिला। पूजा ने पति का मर्डर कराया, एक के साथ लिव इन में रही। सड़क हादसे में कहा जा रहा है उसे भी मरवा दिया। देवर के साथ लिव इन में रही। प्रॉपर्टी में बड़ा हिस्सा मांगा तो सास ने विरोध किया। पूजा ने सास को भी रास्ते से हटा दिया, अपनी सास को ही मरवा दिया। लेकिन सास की हत्या जिन हालात में करवाई गई, पुलिस की जांच के बाद पूजा का असली चेहरा सामने आ गया। नए पुराने सभी कारनामे सामने आ गए। पुलिस ने जब एक एक कर वारदात की कड़ियों को जोड़ा तो पुलिस भी हैरान रह गई। चलिए आसान शब्दों में आपको बताते हैं पूजा की काली कुंडली। 29 साल की पूजा ने 3 शादियां की। पहली शादी ग्वालियर के रमेश के साथ हुई। पहले पति की गोली मारकर हत्या कर दी। कोर्ट में तारीखों के दौरान देवर कल्याण से मुलाकात हुई। कल्याण पर पहले से ही 6 आपराधिक केस दर्ज थे। कल्याण से लिव इन में पूजा रहने लगी। 6 साल तक दोनों साथ रहे और फिर एक्सीडेंट में कल्याण की मौत हो गई। फिर कल्याण के भाई संतोष के साथ संबंध बने। संतोष पहले से ही शादीशुदा और संपन्न था। संतोष से एक बेटी भी हुई। अब आपको सास की हत्या के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। क्यों पूजा ने अपनी सास को मारा, कैसे मारा और किसके साथ मिलकर मारा। पूजा ने सास की हत्या की साजिश रची। सास सुशीला को पूजा पसंद नहीं थी। 8 बीघा जमीन पर पूजा की नजर थी। सास के रहते जमीन मिलना मुश्किल था। बहन कमला प्रेमी अनिल के साथ मिलकर साजिश रची। अनिल और कमला को 125 किलोमीटर दूर भेजा। सुशीला को नशे का इंजेक्शन दिया और फिर कपड़ा ठूंस कर गला घोंट दिया। हत्या को लूट का रूप देने की कोशिश की। जेवर, नकदी, बाइक लेकर भाग गए। हमारी माता जी का मर्डर हो गया है। वो मेरी मैडम के साले के द्वारा भेजे गए लड़के थे। हमारी माता जी के हाथ पैर बांध के और उनको फांसी लगा दी गई है। सास के अंतिम संस्कार में पूजा का न होना, उसके बयानों में दोहरापन और मोबाइल डेटा ने उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछताछ में जब पुलिस ने कड़ाई की तो पूजा टूट गई और पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। दिनांक 24/6/2025 को अर्ली मॉर्निंग थाना तरौली के कुमरिया गांव में सुशीला देवी, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष थी, जो मृतका है, इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे।
पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। 29 साल की पूजा जाटव की कहानी अपराध, लालच और धोखे का ऐसा जाल है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पति, प्रेमी जिससे भी मतलब निकला उसे रास्ते से हटा दिया। जब सास जमीन की दीवार बनी तो उसका भी कत्ल कर दिया। रिश्तों को अपनी हवस का मोहरा बनाकर पूजा ने खौफ की ऐसी दास्तान लिखी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। अब सलाखों के पीछे पूजा का वो चेहरा है जिसने मासूमियत की आड़ में पूरा खूनी खेल खेला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सावधान हो जाइए क्योंकि हम आपको दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पति ने पत्नी को किस तरह से मौत के घाट उतारा। दरअसल हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चाकू से गोद कर पत्नी को मौत के घाट उतारा गया। दिल दहलाने वाली तस्वीरें हाथरस से सामने आ रही हैं। प्रेमी के साथ रह रही पत्नी और उसके प्रेमी पर हमला कर दिया। पति ने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से हमला किया और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी घायल हुआ है, एक अन्य युवक भी घायल बताया जा रहा है। पत्नी को मौत के घाट उतारकर पति मौके से फरार हो गया है। थाना कोतवाली सेपो क्षेत्र के नगलाकली की घटना। मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हुई है। चाकू से गोद कर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ये देखिए तस्वीरें हैं हाथरस से। देखिए प्रेमी के साथ पत्नी रह रही थी, ये बताया जा रहा है, और इसी दौरान पति ने हमला कर दिया, पत्नी की हत्या कर दी है। चाकू से मौत के घाट उतार दिया, चाकू से गोद कर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हाथरस से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रेमी के साथ रह रही अपनी पत्नी को ही पति ने मौत के घाट उतार दिया और ये विवाद पूरा पति और पत्नी के बीच चल रहा था। जाहिर सी बात, जिस तरह से थाना कोतवाली सेपो क्षेत्र के नगला कली की घटना सामने आई है और पत्नी को मौत के घाट उतारकर पति मौके से फरार हो गया है। दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से हमला किया गया और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। एक और खबर कासगंज से आपको बता दें, जहां पर पत्नी की हत्या कर दी गई है। जी हां, कासगंज में भी खबर सामने आ रही है। दिल दहलाने वाली घटना है, सभी को झकझोर कर रख दिया है। दाल में नमक ज्यादा होने की वजह से पति ने अपनी 5 माह की गर्भवती पत्नी की जान ले ली। जी हां, ये घटना कासगंज की है, जहां पर मामूली कहासुनी हुई और एक अजन्मे बच्चे और मां की जिंदगी छीन ली गई। बताया जा रहा है कि पति ने खाना खाने के दौरान नमक ज्यादा होने को लेकर पत्नी से झगड़ा किया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की और इस दौरान गर्भवती महिला जीने से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। देखिए कासगंज से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी की पिटाई की और पत्नी की पिटाई में पत्नी जीने से नीचे गिरी। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। एक रामचरण है, कल दिन में 12 बजे उनकी पत्नी उन्हें खाना दी, शायद खाने में नमक ज्यादा हो गया। इस पे नाराजगी को उन्होंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया और वो सीढ़ियों के पास छत पे खड़ी थी, वो लड़खड़ा के नीचे गिर गए, जिससे उनको गंभीर चोट आई। परिजन उनको तुरंत अस्पताल ले गए, जहां से उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। कल देर रात में संज्ञान में आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब इसमें परिजनों के जो भी तहरीर प्राप्त होती है, उस तहरीर के आधार पर इसमें अग्रिता कार्रवाई की। कासगंज जनपद में दाल में नमक ज्यादा होने पर एक परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया। जहां आपको बता दें कि कल मृतका ब्रजमाला ने अपने पति रामशरण को खाना परोस कर दिया था, जिसमें उस खाने में दाल में नमक तेज था, जिसके बाद पति पत्नी में विवाद होता है और पति अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट करता है और मारपीट के दौरान ही उसकी पत्नी इतनी
नीचे गिर जाती है जीने से, जिसके बाद उसकी इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई, जहां पुलिस ने मृतका का शव का पंचनाम भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का पंचनाम भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस लग गई है। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज। तो कासगंज से खबर सामने आ रही है जहां पर नमक ज्यादा होने पर, खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा होने पर एक 5 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी गई। उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसके बाद पत्नी जीने से नीचे गिर गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आयोजित योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। यहां पर जेपीएनआईसी सेंटर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक योगी कैबिनेट की आज आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जेपीएनआईसी सोसाइटी भंग कर दी गई है। बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 50 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे को स्वीकृति दी गई है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा यूपी रोजगार मिशन के तहत 30,000 युवाओं को विदेश और 1 लाख देश में रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो अयोध्या में एनर्जी हब सेंटर और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट की बैठक में आज ये अहम फैसला लिया गया। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। 30 प्रस्ताव आए थे जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। उसमें हमारे विभाग से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसमें लखनऊ में चल रही सिटी बसों के लिए एक टर्मिनल बनाने का, इंटीग्रेटेड सिटी बस टर्मिनल बनाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसमें 380 करोड़ रुपए के खर्च के साथ वृंदावन में P4 जो पार्किंग का एरिया है, उसमें 7 एकड़ जमीन हमारे नगर विकास विभाग के हस्तक है। इस समय हम लोगों ने खरीदी हुई है 2019 में। तो मुमकिन इसलिए हो रहा है कि चूंकि प्रदेश का पैसा, पब्लिक का पैसा, टैक्सेशन का पैसा उसमें लगा है, लेकिन ये भी सही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो अखिलेश जी के जमाने में उसकी स्वीकृति हुई, उससे कई गुना ज्यादा है, स्वीकृति से कई गुना ज्यादा उस पर खर्चा होने के बावजूद भी वो अधूरा पड़ा था। चूंकि पैसा पब्लिक का लगा है, लोक हित का, जनहित के दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश हित में उस पैसे का सदुपयोग हो बंद पड़ा है, इसलिए आज उसको पूर्णता का दायित्व, उसका मेंटेनेंस, रखरखाव और उसको संचालन करने का जिम्मा एलडीओ को दिया गया है। वो पूर्णता कराने के बाद उसका विधिवत संचालन करने का काम करेगा। निश्चित रूप से जनता का पैसा है, सदुपयोग होना चाहिए और सही दिशा में जनता के हाथ में जाना चाहिए। पहले की डीपीआर और अब में बहुत अंतर थे, इसलिए हमको लगता बहुत देर हुई जांच परख में। आज उसे एलडीओ को सौंपा गया कि समय सीमा के अंदर उसे जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वह अब तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है और अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा कि जनता अब इसके लिए जागरूक हो चुकी है। मौके पर यह भी कहा कि सीएम को डी से डर लगता है। डी का मतलब दिल्ली और डिप्टी सीएम। आजमगढ़ पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव। अब देखिए, सामाजिक न्याय पीडीए को सम्मान दिलाएगा, अखिलेश ने कहा। उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा, कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत, पीडीए की रणनीति
ने मिलकर के हमें उत्तर प्रदेश में दोनों दलों को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। नंबर 1 पर पहुंच गए हम लोग। और इतिहास ये भी बताता है कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। तो भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। उस समय पर ये आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। ये कहते हैं कि हम लोगों के डी कंपनी से जुड़े हुए हैं तार। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं। न केवल दिल्ली से घबराते हैं बल्कि 2 डिप्टी सीएम भी हैं, डीसीएम, 2 डीसीएम हैं, उनसे भी घबराते हैं। इसलिए उन्हें डी बहुत याद आती है। अभी जो उद्घाटन हुआ है 90 किलोमीटर का लगभग, वो 7000 फुट से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेस वे होता है। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू की है बीजेपी के अपने लोगों को खुश कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सपा नेताओं के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आतंकियों से तुलना निंदनीय है। यूपी में शरिया कानून समाजवादी पार्टी लागू करना चाहती है और मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा समाजवादी पार्टी देना चाहती है। जनता उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने की किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। नाम प्रदर्शित करना विक्रेता का, दुकानदार का फर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइव हादसे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह से 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। झारखंड के साहिबगंज में एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। पत्थर से लदी एक मालगाड़ी ने खड़ी दूसरी मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें टक्कर की भीषणता साफ दिखाई दे रही है। हालांकि इस टक्कर में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। दुर्घटना के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनों को डाइवर्ट या फिर रद्द भी करना पड़ा है। झारखंड से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर 2 मालगाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार सिग्नल या फिर ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। एक पिन टूटी और एयर इंडिया का जहाज क्रैश हो गया। जी हां, अहमदाबाद प्लेन हादसा कैसे हुआ, 270 लोगों की जान कैसे गई, अब इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। 12 जून को विमान हादसा ये हुआ था, जिसके बाद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। दुनिया भर के कई देश ड्रीम लाइनर का इस्तेमाल करते हैं। जो 787 ड्रीम लाइनर बोइंग का विमान, इसका इस्तेमाल कई देश करते हैं। डबल इंजन वाला ये विमान था। अहमदाबाद हादसे से पहले इस विमान को सबसे सुरक्षित विमान माना जाता था, लेकिन 12 जून को जो यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बाद से ही लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं। बैक टू बैक कई ऐसी घटनाएं एक के बाद एक सामने आई, जिसने इसके रखरखाव और तकनीकी जांच पर सवाल उठा दिए। 12 जून का दिल दहलाने वाला यह हादसा हुआ और ब्लैक बॉक्स, एफडीआर और सीबीआर 13 जून को दूसरा
16 जून को बरामद हुआ था। भारत की AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अमेरिका की NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, यूके की AAIB, बोइंग और GE एरोस्पेस ने मिलकर हादसे की वजह की जांच की। और देखिए, जांच में जो सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। FDR के मुताबिक पायलट की सीट की एक पिन की वजह से यह हादसा हो सकता है। देखिए, रिपोर्ट में CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो बातचीत और आवाज सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। पायलट को एक क्लिप की आवाज सुनाई देती है और जो क्लिक की आवाज सुनाई देती है, पायलट ने कोई धातु टाइप चीज टूटने की आवाज सुनी। पायलट की सीट की ये एक पिन थी। ये पिन सीट की रेल को सुरक्षित रखती है। ये बताया जा रहा है कि पिन 12 दिन पहले ही यानी कि 1 जून को बदली गई थी, हादसे के 12 दिन पहले, लेकिन उसकी दोबारा जांच नहीं की गई। जैसे ही सीट अचानक से पीछे गई, कैप्टन सबरवाल चौंक गए और बाय डिफॉल्ट थ्रॉटल लीवर को पकड़ लिया, जिससे वे अधिकतम टेक ऑफ पावर से हटकर आइडल पावर पर आ गए। इससे दोनों जेनेक्स 1B इंजन की ताकत भी अचानक से बंद हो गई। तो ये एक थ्योरी देखिए जांच में निकलकर सामने आ रही है। वहीं पर बातचीत जो रिकॉर्ड हुई है उसमें भी देखिए पायलट की जो बातचीत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 18वें सेकंड पर सह पायलट कुंदर ने चिल्लाकर कहा, थ्रस्ट जा रहा है। 20वें सेकंड पर कैप्टन बोले, मेरी सीट। 26वें सेकंड पर दोनों इंजन बुरी तरह से बंद हो गए और इतनी कम ऊंचाई पर विमान स्टॉल हो गया। पायलट ने मेडे कॉल भेजा, लेकिन विमान को बचाने के लिए 12 सेकंड बाकी थे। 38वें सेकंड पर विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया और एक भीषण धमाके के साथ ये बड़ा हादसा हुआ। तो देखिए, हादसे की घातक टाइमलाइन आपको बता दें। 18वें सेकंड में कुंदर की आवाज और 20वें सेकंड में कैप्टन की आवाज, मेरी सीट, ये कहते हुए सुना जा सकता है। 26वें सेकंड में दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो गए और इंजन बंद होने के बाद मेडे कॉल भेजा गया। 38वें सेकंड में विमान में भीषण धमाका हो गया। देखिए, FDR का यह बड़ा खुलासा कि प्लेन के इंजन सही थे, पिन की चूक से सब कुछ खत्म हुआ और एयर इंडिया की लापरवाही इस बड़े हादसे में उजागर हुई है। तो फ्लाइट, जैसा कि आप जानते हैं, उड़ान संख्या AI-171 ये प्लेन था जो कि देखिए सरदार पटेल जो एयरपोर्ट है वहां से अहमदाबाद से रवाना हुआ। डेस्टिनेशन इसका लंदन गैटविक हवाई अड्डा, जहां इसको जाना था। टेक ऑफ का समय 1:39 पर और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए VTANP इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और कुल यात्री 230 इसमें। तो ये बड़ा हादसा हुआ था। क्रू सदस्य 12 इसमें सवार थे और 12 जून को ये हादसे का शिकार हुआ था। ईंधन भार लगभग 100 टन। CVR के मुताबिक खुलासा, कैप्टन की सीट से धातु के टूटने जैसी आवाज आई और क्लिक की आवाज 15 नंबर की सीट पिन टूटने की और सीट पीछे सरकी। कैप्टन सबरवाल चौंक गए, जिसके बाद कैप्टन सबरवाल ने थ्रॉटल लीवर पकड़ा और ये बताया जा रहा है कि इसके बाद टेक ऑफ से हटकर इंजन निष्क्रिय हो गया और दोनों इंजन पावर बंद हो गए। ये बताया जा रहा है CVR में। खबर लखनऊ से है, जहां पर दबंग बिल्डर